नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप नंबर्स को या फिगर्स को अरेंज करते हो कुछ इस तरीके से ताकि आप वेरियस चीज़ों में कंपैरिजन कर पाएं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स करता है ऐसे अरेंजमेंट करना फिगर्स का इस तरीके से ताकि कंपैरिजन जो है मासेस का ऑफ द सिमिलर डेटा उसको आप फैसिलिटेट कर पाएं और फर्दर एनालिसिस फिर उस अकॉर्डिंगली आपका हो पाए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो मेथड होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का वो ये होता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, तो जब आप करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नेचर के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस को डिफरेंट अरेंज करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको बोल रखा है यहाँ पे देखो ईच डिवीजन ऑफ डेटा को हम लोग क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। ठीक है, प्रोसेस होता है अरेंज करने का थिंग्स को, चाहे वो एक्चुअल में कर रहे हो या इमेजिनरी यानी कि नोशनली कर रहे हो आप, इन ग्रुप्स में क्लासेस में अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो जब आप सिमिलैरिटीज के बेसिस पे रिजेम्बलेंस के बेसिस पे अरेंज करते हो डेटा को ग्रुप्स में क्लासेस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे देखो दे भी रखा है एंड एफिनिटीज एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में एग्जिस्ट अमंग द डाइवर्सिटी ऑफ आपका इंडिविजुअल्स। ठीक है, डेटा को एक्चुअल में आप डिवाइड करते हो अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे कि एजुकेशन के बेसिस पे, एजुकेट अनएजुकेटेड, या रूरल अर्बन, या लिटरेट इलिटरेट, है ना। इस तरीके से जब आप डेटा को डिवाइड करते हो कि अलग अलग उस पे बेसिस पे कि रूरल है या अर्बन है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लड़का है या लड़की है, तो इस तरीके से आप डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। यहाँ पे भी दे रखा है कि डेटास को आप अरेंज करते हो, ग्रुप करते हो अपनी अपनी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली, कि अगर मैं बोल रही हूँ एजुकेटेड तो एजुकेटेड में फिर सारे एजुकेटेड आएंगे, मैं बोल रही हूँ अनएजुकेटेड तो अनएजुकेटेड में सारे अनएजुकेटेड आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होता है इसका, पहली बात तो ब्रीफ और सिंपल। मेन ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का ये होता है कि आप डेटा को अरेंज करते हो इस तरीके से ताकि वो ब्रीफ और सिंपल दिखे। दूसरी चीज़, जब तक आप डेटा को ढंग से अरेंज नहीं करेंगे तो आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आप उससे यूटिलिटी भी नहीं एनहेंस उसकी कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्टिवनेस की क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे वो ऑब्वियस हो जाती है, डिफरेंस अमंग द डेटा मोर डिस्टिंक्टली मतलब हम लोग करेंगे ताकि वो और ज़्यादा अलग अलग वे से दिखे। डेटा को जब तक आप अरेंज नहीं करोगे तब तक कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो उससे आप डेटा को कंपेयर कर पाते हो। साइंटिफिक अरेंजमेंट होती है, सिस्टमैटिक में आप डेटा को अरेंज करते हो जो कि आपकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करती है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव रहता है कि क्लासिफिकेशन जब आप डेटा को अरेंज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटा आपका इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लगेगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं गुड क्लासिफिकेशन के, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन जब आप रॉ मटेरियल का करते हो वो ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि हर एक आइटम डेटा की उसके अंदर जो है वो सही तरीके से दिखे और कवर अप हो जाए और कोई भी जो आइटम है वो लेफ्ट ओवर ना रहे। ठीक है, सबको आप इंक्लूड करके चलोगे। क्लैरिटी रहती है क्योंकि क्लासिफिकेशन में आप रॉ मटेरियल को एक सही तरीके से एक सही क्लास में रिप्रेजेंट करते हो, उसको अरेंज कर देते हो तो वो क्लैरिटी हो जाती है सारी चीज़ें में। होमोजीनियस है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जब आप अरेंजमेंट करते हो रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंगली, यानी कि सेम नेचर की चीज़ों को या सेम करेक्टरिस्टिक्स के या होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स को एक तरीके से के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में अरेंज करते हो। सुटेबिलिटी हो जाती है कि कॉम्पोजिशन हो जाता है क्लास का, मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्वायरी, है ना। वो जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि आप क्या निकालना चाह रहे हो, फिर उस अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करो। ठीक है, स्टेबल यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो बेस्ड होता है अपॉन द सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका जो बेस है शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन, आपका बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इलास्टिक होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन आप जिस भी तरीके का करें वो इलास्टिक होना चाहिए
देयर शुड बी स्कोप फॉर द चेंज इन द क्लासिफिकेशन, कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव या पर्पस के अकॉर्डिंगली आप अपने क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिस आ जाता है क्लासिफिकेशन का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दो बेसिस आते हैं, एक आता है ज्योग्राफिकल बेस, एक आता है क्रोनोलॉजिकल, एक आता है क्वालिटेटिव, एक आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव को आगे फिर फर्दर जो है क्लासिफाई किया जाता है सिंपल और मैनीफोल्ड में। ज्योग्राफिकल या फिर स्पैटियल जो क्लासिफिकेशन है इसका नाम होता है, इसके अंदर आप नाम से ही पता लग रहा है ज्योग्राफिकल यानी कि एरिया वाइज, लोकेशन वाइज। यहाँ पे आप जो क्लासिफिकेशन करते हो डेटा का वो एरिया या लोकेशन या ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली करते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने डेटा दे रखा है कि नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल इन इंडिया को क्लासिफाई किया हुआ है। देखो कि पंजाब में इतनी फर्म्स हैं जो बाइसिकल बनाती हैं, हरियाणा में इतनी हैं, यूपी में इतनी हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी ये ज्योग्राफिकल एरियाज हो गया और उस अकॉर्डिंगली डेटा को इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। ये देखिए नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पे दिखा दिया, प्लेस यहाँ पे दिखा दिया कि पंजाब में लगभग 30 कुछ हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में 20 हैं, उसके बाद यूपी में 25 फर्म्स हैं जो कि हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया पंजाब, हरियाणा, यूपी वो किस वाइज किया, ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज किया। क्लियर। तो सबसे पहले आ जाता है ज्योग्राफिकल, जिसका नाम स्पेटियल भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोनोलॉजिकल, नाम से ही पता लग रहा है क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, टाइम वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, टाइम वाइज। तो जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हो टाइम के बेसिस पर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे देखो सेल्स दिखा रखी हैं 2017, 18, 19 के, यानी कि ईयर वाइज मतलब टाइम वाइज आपको दे रखा है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आप करते हो वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा के अकॉर्डिंगली करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता भी रखा है कि जब आप डेटा को किसी के ऑक्यूपेशन या किसी की जाति, धर्म, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इसके बेसिस पर जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्वालिटेटिव बोलते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपल, एक है मैनीफोल्ड, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिकोटॉमी, ठीक है। डिकोटॉमी का मतलब क्या होता है, एक हाँ बोल रहा है तो एक ना, एक यस बोल रहा है तो एक नो, एक ट्रू बोल रहा है तो एक फॉल्स, एक एब्सेंट बोल रहा है तो एक प्रेजेंट, एक एजुकेटेड बोल रहा है तो एक अनएजुकेटेड, एक हेल्दी तो एक अनहेल्दी, एक मेल तो एक फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से डिकोटॉमी बोला जाता है इसको, कि यहाँ पे डेटा को डिवाइडेड किया जाता है एग्जिस्टेंस या एब्सेंस, मेल, फीमेल, हेल्दी, अनहेल्दी, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, मतलब सिर्फ दो है, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, सिंपल दो हैं बस। सिंपल क्लासिफिकेशन उसको हम लोग बोलते हैं। मैनीफोल्ड के अंदर मैनी फोल्ड्स आते हैं, मैनीफोल्ड समझ रहे हो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फोल्ड्स आते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन को आप अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ डेटा इन्वॉल्व करते हो, लेकिन यहाँ पे तो जैसे एक है ना, डिकोटॉमी है ना यहाँ पे, तो कि येस और नो सिर्फ दो है। यहाँ पे मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स आता है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है, देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका मैनीफोल्ड का, कि पहले उन्होंने बताया फैक्ट्री के वर्कर्स स्किल्ड कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं। फिर स्किल्ड में भी अलग अलग दो टाइप्स कर दिए, लिटरेट और इलिटरेट, इसमें भी लिटरेट और इलिटरेट। फिर लिटरेट के भी दो टाइप्स कर दिए, रूरल अर्बन, रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। अब मैं इसका भी आगे फर्दर कर सकती हूँ, रिच पुअर, रिच पुअर, रिच पुअर। तो इसका मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड पहला फोल्ड था, लिटरेट और अनलिटरेट ये सेकंड फोल्ड था, और रूरल अर्बन ये थर्ड फोल्ड था, यानी कि एक ही उसमें तीन फोल्ड्स आ रखे हैं। तो इसको बोलते, जब एक से ज़्यादा मोर करेक्टरिस्टिक्स, मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, तो ये जो मैनी फोल्ड्स इन्होंने कर रखे हैं ये आपके इसमें आ जाते हैं, मल्टीपल में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सारा इसमें सबसे बेस्ट ये बात है कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंगली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पर। यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्लासेस को आप फ्रेम करते हो, कीपिंग इन वाई की लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, और हर एक क्लास ऑफ ए सेट ऑफ डेटा को रेफर्स करता है फिनोमिनन लाइक द वेजेस हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, इस तरीके से। एनुअल प्रॉफिट्स आपको दे रखी है, देखिए यहाँ पे देखो सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स के वाइज है ना भाई। 0 से 1 लाख है आपका प्रॉफिट, तो कितनी कम फर्म ने इनके बीच में प्रॉफिट कमाया, 5। 1 लाख से 2 लाख प्रॉफिट कमाया, कितनी फर्म्स ने कमाया, 150। तो सारा न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है।
तो प्रॉफिट एक फिनोमिना है अंडर द स्टडी, क्वांटिफाइबल है, बिल्कुल है क्वांटिफाइबल है कि नंबर्स की फॉर्म में है, तो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स बोलते हैं, और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को ये क्लासिफिकेशन बाय एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। यहाँ पे कहीं लिख भी रखा होगा आई थिंक कि क्वालिटेटिव जो होता है उसको वो होता है अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, और यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव होता है ये आपका क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट। ठीक है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा लार्ज मार्क्स में है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार पूछ चुके हैं और पूछते भी हैं, तो आप लोग इस पे चाहे आप मार्क कर लीजिएगा कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहले आ जाता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। ठीक है, वेरिएबल की डेफिनेशन आती है तो क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ऐसा फिनोमिना जो कि कैपेबल होता है कि वो उसको मेजर भी किया जा सकता है एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेजर जब करता है फिर उसकी जो वैल्यू है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं ओवर ए टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स हैं वो रेफर्स करता है क्वांटिटी को विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस ये आगे आ जाएंगे बेसिकली आपके। वैसे तो श्रुति मैम ने आपको बताया होगा बट वैसे तो ये है कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, स्टिल अगर आपको याद नहीं है तो वो मैं आगे फर्दर जो चैप्टर आएगा जिसमें मेन है वो फिर मैं आपको करवा दूंगी वहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिना की डेफिनेशन जो है आपको प्लीज़ लर्न करनी है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि ईजिली जो है इंक्रीज हो जाते हैं द जम्प्स में या फिर नंबर्स में। ठीक है, 1 2 3, 1.5, 1/4, 1 ये 1/2, 1/3 एंड 4, ये सब ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ जम्प्स में होते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, है ना, नंबर्स की फॉर्म में जम्प्स करते हैं। ऐसा नहीं, फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, डिस्क्रीट वाली चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंक्रीज होते हैं जम्प्स में और एक कंप्लीट नंबर में, आधे अधूरे या पॉइंट में नहीं जंप होते वो। कॉन्टिन्यूस जो होते हैं वो रेंज में वर्क करते हैं, जैसे 0 से 10, है ना, इस तरीके से। ये जंप्स में नहीं करते। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो अज्यूम करते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज को इंक्रीजेस करते हैं, नॉट इन द जंप्स बट कॉन्टिन्यूसली और इन द फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है कि फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल्स एक्सप्रेस 5 फीट 1 इंच, इस तरीके से आपको बता रखा है। इन शॉर्ट वैल्यूज़ जो होती हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स की तो कंप्लीट नंबर में होती है, 1 2 3 4 10 15, और जो वैल्यूज़ होती हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की वो आपके फ्रैक्शंस में होती हैं या रेंजेस में होती हैं। फ्रैक्शंस में ऐसे हो गया जैसे 5 फुट 3 इंच, है ना, 5.8 हो गया, या फिर 10 से 15, 0 से 10, इस तरीके से रेंजेस या फिर फ्रैक्शंस में डील करती है। अब जैसे कि यहाँ पे आया डिफरेंस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि एट्रीब्यूट्स क्या है। ठीक है, जैसे 1 मार्क्स में आपका वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 1 मार्क्स में आपका एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऑर्डिनरली एनीथिंग अगर हम लोग वेरीज करेंगे या चेंजेस ओवर ए टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में नहीं। कलर ऑफ योर हेयर में चेंज ओवर ए टाइम, इज इट ए वेरिएबल? आपका अगर जो हेयर का जो कलर है अगर वो चेंज होता चला जा रहा है, क्या वो वेरिएबल है? नो, नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज द चेंजेस कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आपका कलर अगर चेंज हो रहा है स्किन का या हेयर का, है ना, तो आप उसको एक्सप्रेस थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, या अगर कोई गर्ल है वो और ज़्यादा सुंदर हो गई है तो उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते स्टैट्स में, क्योंकि आप उसको न्यूमेरिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है,
तो वो चीज़ आ जाती है। और क्वालिटेटिव जो आपका जो चेंज होता है, लाइक अगर आप मैं ये बोलूँ कि आईक्यू लेवल अगर किसी का टेस्ट करना है, कितना ईमानदार है वो पर्सन, वो चेक करना है, या ऑनेस्ट कितना है, या ब्यूटी को चेक करना है, तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ए चेंज इन द एट्रीब्यूट इज ओनली ए क्वालिटेटिव एक्सप्रेस्ड एट गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, है ना। इस तरीके से क्वालिटेटिव चेंजेस कैन बी बेस्ट एज रैंक हम लोग दे सकते हैं, इतना हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, इस तरीके से रैंकिंग दे सकते हैं। जैसे डांस के परफॉर्मेंस होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो एज सच उसका न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रैंक दे सकते हैं, भाई 1 to 5 में से दे दिया। ठीक है, तो वो चीज़ आती है। नेक्स्ट आ जाता है रॉ डेटा। ए मास ऑफ द डेटा इन ए क्रूड फॉर्म, क्रूड मतलब बिल्कुल रफ एक तरीके से फॉर्म होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रूड फॉर्म। तो एक मास ऑफ डेटा जो कि बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज्ड है, क्रूड फॉर्म में है, रफ है डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। तो इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मासेस ऑफ वेरियस आइटम्स, जो कि अभी भी अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना इन्वेस्टिगेटर के द्वारा बाकी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, कोई भी नंबर कहीं पे भी है, तो ये रॉ डेटा है, बिल्कुल रॉ डेटा। ठीक है, तो डेटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल आर ड्रॉ, क्योंकि ये होमोजीनियस तो है नहीं, कोई कोई कहीं पे 30, कहीं पे 20, कहीं पे 10, 45 इस तरीके से दे रखा है, तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो कोई मीनिंगफुल आप कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ये डेटा तभी यूजफुल हो पाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यूनी, वेरिएट, बाई वेरिएट और मल्टी वेरिएट। यूनी का मतलब होता है 1, बाई का मतलब 2, मल्टी का मतलब जो है आपका, मल्टी का मतलब मैनी। ठीक है, तो यूनी नाम से ही पता लग रहा है, यूनी 1 है, बाई मतलब 2 है, बाई प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, मल्टी मतलब मैनी। तो यूनिवेरिएट के अंदर रेफर्स करता है एक ऐसा सीरीज होता है स्टैटिस्टिकल डेटा का जो खाली एक वेरिएबल को शो करता है। जैसे खाली मैं आपके मार्क्स शो करूं, या खाली आपकी एज, या खाली वेट शो करूं, खाली एक चीज 1 वेरिएबल्स को शो कर रही हूँ, तो ये यूनिवेरिएट है। बाईवेरिएट है जब आप 2 वेरिएबल्स को, अपने सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स को आप एक्चुअल में रेफर करते हो, जैसे इनकम के साथ खर्चे भी दिखा दिए आपने। ठीक है, मल्टी के अंदर आता है, रेफर्स करता है सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ये तो कॉमन लाइन है, देखो सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, बस यहाँ पे हो जाएगा विद 1 वेरिएबल, यहाँ पे हो जाएगा विद 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे हो जाएगा विद मैनी वेरिएबल्स, 2 और मोर, एज हो गया, सेक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं सीरीज पर। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सीरीज जो होता है रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो सीरीज मतलब क्या है, सीरीज रेफर्स टू डेटा, दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर, सीक्वेंस। सीरीज का मतलब ये कहते हैं ना, सीक्वेंस में अरेंज कर दो, सीरीज में अरेंज कर दो, सेम ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सीरीज का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा डिफाइन करता है जब आप थिंग्स को या एट्रीब्यूट्स को अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू सम सिस्टमैटिक मैनर, या अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, या तो रोल नंबर वाइज, या असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या सीरियल नंबर वाइज, या नेम वाइज, मतलब कोई एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो जब आप अपने डेटा को या थिंग्स को अरेंज करते हो उस लॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज में आपकी 2 आती हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, तो इसको बोला जाता है सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज। एक होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसमें सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज होती है। इंडिविजुअल में सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी सीरीज में सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं, तो याद रखिएगा। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है सेकेंड वाली, वो फिर आगे भी फर्दर डिवाइडेड है। डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं बेटा, ये आपको नाम लर्न करना पड़ेगा। और जो एक नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज विद द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो सीरीज बता दिया 2 होते हैं, एक तो सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। सीरीज विद फ्रीक्वेंसी जो है आगे फर्दर है, डिस्क्रीट सीरीज जिसको फ्रीक्वेंसी एरे बोला जाता है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या सीरीज विद द क्लास इंटरवल। टाइप्स ऑफ सीरीज ये देखिए अलग अलग भी कह रखा है, इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है। इंडिविजुअल सीरीज़ आपकी वो सीरीज़ है जिसमें पहली बात तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और दूसरी बात आइटम्स को लिस्टेड किया जाता है सिंगली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तौर पे। अब या तो वो अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और मार्क्स दे रखे हैं, तो यानी कि जो भी जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सीरीज के अकॉर्डिंगली जो मेन लॉजिकल ऑर्डर आपने क्या लिया, रोल नंबर्स, और 30 रोल नंबर्स तक के बच्चों की मार्क्स यहाँ पे आपने लिख दिए, तो ये खाली एक ही है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आ जाता है, अब जैसे यहाँ पे एक तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर, आप मतलब दिखा सकते हो चीज़ों को। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि या तो आप सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ये देखो सबसे 10, फिर 15, 20 इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा, फिर छोटा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इंडिविजुअल सीरीज में आइटम्स को लिस्ट किया जाता है सिंगली, लेकिन उसका बेस क्या हो सकता है, या तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर आप कर लीजिए, या तो आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर रखिए अपने डेटा को प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक है आपका डिस्क्रीट सीरीज, एक है आपका फ्रीक्वेंसी, ये डिस्क्रीट यानी कि फ्रीक्वेंसी एरे या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो उसको बताने से भी पहले ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं। सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर और रिपीट इटसेल्फ इन द सीरीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 10 है तो 4 बार, 4 बच्चों के 10 नंबर आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 की 4। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर और रिपीट इटसेल्फ। एक होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ आइटम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ करस्पॉन्डिंग टू ए रेंज ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे तो एक नंबर था कि मैंने 10 लिया था कि 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो 4 था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रेंज ले लूँ, कोई क्लास ले लूँ, तो जैसे 10 से 15 बच्चों, 10 से 15 के बीच में 4 बच्चों के नंबर आए हैं। ठीक है, तो 4 क्या हो गई, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई। एक होता है टेली बार। टेली बार का मतलब क्या होता है कि एवरी टाइम एन आइटम अकर, और एक टेली बार को मार्क किया जाता है अगेंस्ट देम करस्पॉन्डिंग टू दैट। द मेथड ऑफ मार्किंग और काउंटिंग इज नोन एज 4 and क्रॉस मेथड। यहाँ पे देखो दे भी रखा है, द मेथड ऑफ मार्किंग एंड काउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज 4 मेथड। अब जैसे 5 है ये, तो 1 2 3 4 और 5 के लिए क्रॉस आ जाता है। अगर 10 आता तो 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस, तो ये 10 हो जाता। इस तरीके से होता है ये टेली बार। ठीक है, तो ये सब दे रखा है आपको, देखो 10 15 ये मार्क्स दे दिए, और ये जिसके भी जितने, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स जो बच्चे लेके आए हैं वो 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर 5 वाले ऐसे कर दिया। 8 है तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, तो ये हो गया 5, ये 4, ये 2, ये 1, ये 1, इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे। डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर आप डेटा को प्रेजेंट तो करते हो इन ए वे कि जो एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स की क्लियरली शो हो जाए। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, डिस्क्रीट सीरीज में आप सीरीज के अंदर आप डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि एग्जैक्ट जो मेजरमेंट होता है आइटम्स का वो क्लियरली शो हो जाए। एज सच कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, वो सेकंड वाले में आएगा। डिस्क्रीट सीरीज से जो अगला था ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर आएगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर कोई क्लास इंटरवल नहीं आता, बस ऐसे ही नॉर्मली आ जाता है। 11 12 14 11 मतलब सिंपल नंबर्स की फॉर्म्स में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दे भी रखा है, देखो मार्क्स लिख दिया, टेली बार्स लिख दिए कि जिन बच्चों के 11 मार्क्स आए हैं वो बच्चे 3 हैं, जिन बच्चों के 12 मार्क्स आए हैं वो बच्चे 1 हैं। ठीक है, तो अगर बेस आपका रोल नंबर वाइज अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज आए, या सीरियल नंबर वाइज आए, सीरियल नंबर वाइज आए, ऐसे केस में तो लगता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन अगर कुछ और आ जाए, जैसे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, या इनकम और नंबर ऑफ पीपल आ जाए, या एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ पीपल आ जाए, तो ये आपकी डिस्क्रीट हो जाएगी। डिस्क्रीट का नाम ही वही है, डिस्क्रीट मतलब दो,
जिसमें दो इन्फॉर्मेशन हो, एक मार्क्स और एक आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है आपका टॉपिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ दैट सीरीज जिसके अंदर आइटम्स को आप एग्जैक्टली तो नहीं एक तरीके से एक्सप्रेस करते, लेकिन एक रेंज में एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, और उस रेंज को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मैंने एक रेंज बताई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है मार्क्स दे दिए 10 से 15, 15 से 20, एक रेंज मैंने आपको बताई है, क्लास मैंने आपको बताई है, फिर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहे हो। ठीक है, रेंज आ गई, एक नंबर नहीं है, रेंज है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर इफ़ द फ्रीक्वेंसी वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज फॉर्म में ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या मिलता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। जैसे कि इन द अबव टेबल दे रखा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, टोटल ये देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 4 + 5 + 8 + 5 + 4 + 2 + 1, इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो ये आ रहा है 30। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, जैसे कि 4 ओवर में 30 × 100। नेक्स्ट वाले की जैसे इसका टोटल आ रहा है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 4/30 × 100। इसकी निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 5/30 × 100। इसकी निकालनी है तो 8/30 × 100। इस तरीके से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और फ्रीक्वेंसी एरे में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता ही लग जाएगा। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी एरे है, इसमें नंबर्स आते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन इसमें रेंजेस आती हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एरे उसके अंदर यहाँ पे दे भी रखा है, डिफरेंस लाई करता है कि यहाँ पे तो एक्स वेरिएबल एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, एक नंबर्स की फॉर्म में एग्जैक्ट नंबर, लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्लास इंटरवल आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज या सीरीज विद क्लास इंटरवल या सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा भी बोलते हैं। नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, ये जो आपका है ये येलो में, ये आपका बहुत ज़्यादा आता है पेपर में कि क्लास क्या होती है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लास क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा रेंज है वैल्यूज़ का जो कि इनकॉर्पोरेट करता है सेट ऑफ आइटम्स को, मतलब पर्टिकुलरली एक रेंज बताती है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 15, इस तरीके से। तो एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो कि एक्चुअल में सेट ऑफ आइटम्स को इनकॉर्पोरेट करके चलती है, उसे बोलते हैं क्लास। अब आ जाती है क्लास की लिमिट। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है ना एक क्लास के रेंज की, उसको बोलते हैं लिमिट। जैसे कि यहाँ पे 10 से 15 है, तो ये जो 10 है और 15 है, ये एक्सट्रीम लिमिट्स बोलते हैं, उसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। तो जो आगे होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो पीछे गिवन होती है उसे बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे मैंने बोला 10 से 20, तो 10 मेरी लोअर लिमिट हो गई, 20 मेरी अपर लिमिट हो गई। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जब आप अपर लिमिट में से, ये अपर लिमिट बताई थी ना, जब आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जिसके अंदर आगे वाली अपर लिमिट होती है, पीछे वाली आगे वाली लोअर लिमिट होती है, पीछे वाली अपर लिमिट होती है। तो अपर लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं L2 से, लोअर लिमिट को डिनोट करते हैं L1 से, और मैग्नीट्यूड को क्लास इंटरवल के रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो मैग्नीट्यूड जो होगा क्लास इंटरवल का, वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये आपको दे रखा है, देखो I क्या होता है, L2 माइनस L1। मिड वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि मिड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हो, L2 + L1/2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको दे रखा है साइज क्या होगा क्लास इंटरवल का, वो डिपेंड करता है रेंज पर, है ना, कि कितनी बड़ी रेंज है या कितनी छोटी रेंज है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ क्लास ओनली द रेंज ऑफ सीरीज को अगर नोन है, साइज ऑफ आपका क्लास इंटरवल डिटरमाइन है, तो आप नंबर ऑफ क्लासेस को भी ईजिली अरेंज कर सकते हो। इक्वल अनइक्वल है वो भी आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि इक्वल है या नहीं। कि जैसे मैं बोलूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि इक्वल है। अब मैं बोलूँ 0 से 5
और 10 से 30, तो एक में 5 का डिफरेंस है, एक में 15 का, तो अनइक्वल हो जाएगा। डिटर्मिनेशन करना क्लास इंटरवल्स का, ये इधर आ जाएगा कि क्या होगी अपर लिमिट, क्या होगी लोअर लिमिट, दैट शुड नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे ही नहीं हवा में मतलब डिसाइड करना है, एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। फाइंडिंग एंड फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच क्लास, की फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑब्जर्वेशन की रेफर करती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो वो भी आप अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंगली जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही कर लेते हैं क्योंकि इतना ही हो पाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज़। नो मैम।